नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया सच में बहुत कमाल की है। आज हम कक्षा 11 के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक तरंगे या वेव्स पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम तालाब की लहरों से लेकर मेडिकल सोनोग्राफी तक के रोजमर्रा के उदाहरणों से इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे फटाफट देख लेते हैं। पहला, तरंग असल में है क्या। दूसरा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या फर्क होता है। तीसरा, तरंगों की मुख्य विशेषताएं। फिर हम देखेंगे तरंगों का परावर्तन। उसके बाद विस्पंद यानी बीट्स पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे डॉपलर प्रभाव के मजेदार उपयोग। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तरंग क्या है? शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज दूसरों तक पहुंचती कैसे है? क्या हमारे मुंह से हवा का कोई झोंका निकलता है जो सीधे सामने वाले के कान में जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा के बहने और आवाज के आगे बढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है और यही एंट्री होती है तरंग की। देखिए, तरंग या वेव असल में कोई चीज नहीं है जो आगे बढ़ती है, बल्कि यह एक विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक शांत तालाब। जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं, राइट? अब अगर आप उस पानी पर कॉर्क का एक छोटा टुकड़ा रख दें तो आप देखेंगे कि वो कॉर्क लहरों के साथ आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब साफ है, सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ रही है, पानी का द्रव्यमान नहीं। हमारी आवाज भी हवा में बिल्कुल ऐसा ही डिस्टर्बेंस पैदा करती है जो बिना हवा को बहाए हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अनुप्रस्थ बनाम अनुदैर्ध्य तरंगें। इन दोनों में अंतर समझना बहुत आसान है। सिंपल भाषा में समझें तो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के बिल्कुल लंबवत यानी ऊपर नीचे कंपन करते हैं, जैसे पानी की लहरें या गिटार के तार। दूसरी तरफ अनुदैर्ध्य यानी लॉन्जिट्यूडनल तरंगों में कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग जा रही होती है। हमारी आवाज वाली ध्वनि तरंगें इसी कैटेगरी में आती हैं, जहां हवा दबती और फैलती है। इसे स्प्रिंग के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को अचानक खींचकर छोड़ दें तो क्या होगा? एक डिस्टर्बेंस दूसरे सिरे तक जाएगा। इस दौरान स्प्रिंग का हर हिस्सा अपनी ही जगह पर आगे पीछे हिलता है। यह अनुदैर्ध्य तरंग का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। एनर्जी आगे निकल गई लेकिन स्प्रिंग वहीं की वहीं रही। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, तरंगों की मुख्य विशेषताएं। किसी भी वेव के ग्राफ में जो सबसे ऊंचे वाले पॉइंट होते हैं ना, उन्हें शीर्ष या क्रेस्ट्स कहते हैं, और जो सबसे निचले पॉइंट होते हैं उन्हें गर्त या ट्रफ्स कहा जाता है। आप इसे तालाब की लहरों की सबसे ऊंची और सबसे नीची सतह की तरह सोच सकते हैं। अब इन किताबी शब्दों को थोड़ा आसान बनाते हैं। आयाम या एम्पलीट्यूड का सीधा सा मतलब है कि लहर कितनी ऊंची है, यानी कण अपनी जगह से मैक्सिमम कितना खिसका। तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ का मतलब है एक पूरी लहर की लंबाई, जैसे दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ये बस ये बताती है कि एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से ऐसी कितनी लहरें गुजर रही हैं। है ना, बिल्कुल सिंपल। और ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ती है, इसका फॉर्मूला बड़ा ही सीधा है। तरंग की चाल यानी स्पीड बराबर होती है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणा के। बिना किसी भारी कैलकुलेशन के ये छोटा सा फॉर्मूला हमें बता देता है कि कोई लहर कितनी तेजी से भाग रही है। हमारा चौथा भाग है तरंगों का परावर्तन। जब एक रस्सी पर चलती हुई लहर किसी मजबूत दीवार से टकराती है तो वहां न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। लहर दीवार पर फोर्स लगाती है और बदले में दीवार भी उल्टा फोर्स लगाती है। नतीजा, टकराने के बाद लहर पूरी तरह से पलट जाती है। जो लहर पहले ऊपर की तरफ जा रही थी वो टकराकर नीचे की तरफ से वापस लौटती है। इसे फिजिक्स में कला या फेज का बदलना कहते हैं। अब बारी है पांचवें भाग की, विस्पंद, जिन्हें हम बीट्स भी कहते हैं, और उनके उपयोग। ये एक बहुत ही मजेदार साउंड इफेक्ट है। जब लगभग एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली दो आवाजें एक साथ बजती हैं तो हमें आवाज लगातार कम और ज्यादा होती हुई सुनाई देती है, एक रिदम की तरह। इसी उतार चढ़ाव को विस्पंद या बीट्स कहते हैं। आपको पता है, म्यूजिशियंस अपने वाद्य यंत्रों को ट्यून करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये उतार चढ़ाव यानी विस्पंद आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही सुर में है। और अब हमारा आखिरी छठा भाग, डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग। डॉपलर इफेक्ट तब होता है जब आवाज पैदा करने वाला और सुनने वाला दोनों के बीच कोई मूवमेंट हो। इससे आवाज की फ्रीक्वेंसी बदलती हुई महसूस होती है। इसके रियल लाइफ यूज सच में हैरान करने वाले हैं।
सड़क पर ओवर स्पीडिंग कर रही गाड़ियों को पकड़ने के लिए पुलिस इसी का इस्तेमाल करती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब बच्चे की धड़कन सुनने के लिए सोनोग्राफी या इकोकार्डियोग्राम करते हैं तो वो भी इसी पर काम करता है। यहां तक कि आसमान में उड़ते जहाजों को ट्रैक करने वाला रडार भी डॉपलर इफेक्ट का ही कमाल है ना जबरदस्त? किताबी फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने काम आती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सोचने वाला सवाल है। हमने देखा कि ध्वनि या पानी की लहरों को आगे बढ़ने के लिए हवा या पानी जैसे माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन अंतरिक्ष तो पूरी तरह से खाली है, वहां वैक्यूम है। फिर सूरज की रोशनी हम तक कैसे पहुंच जाती है? इसका जवाब छिपा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, जिसे हम क्लास 12 की फिजिक्स में गहराई से समझेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और विज्ञान के इन चमत्कारों पर ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।